हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सबों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था एज ऑफ चौसर को। और एज ऑफ चौसर के जितने भी इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल जितने भी पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे उस टाइम पीरियड के जितने भी कुछ खास बातें रही हैं, वे सभी को हम लोगों ने कल थियोरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया। और आज के इस सेशन में हम लोग उसी टॉपिक का एमसीक्यू को देखेंगे। और आपको बता दूं कि एज ऑफ चौसर हमारे लेवल 2 जेटेड के लेवल 2 में हमारा डायरेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है सिलेबस में। और इसमें हमारा सभी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट टीचर हो या फिर लैंग्वेज हो, सोशल साइंस टीचर हो या फिर मैथ और साइंस के टीचर हो, आप सभी को 15 क्वेश्चन इंग्लिश कंपलसरी है। और उसी 15 नंबर में हमारा एज ऑफ चौसर को पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप इस एमसीक्यू करने से पहले आप हमारे थ्योरी पार्ट को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करें। वहाँ से एज ऑफ चौसर को आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसका तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे इस एमसीक्यू प्रैक्टिस में आएँ और देखें कि आपका जो है कितना मार्क्स आपका आ रहा है। और एमसीक्यू सेशन के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डिटेल में सभी ऑप्शन को भी देखेंगे कि किस तरह से क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंचुरी डिड जॉफ्री चौसर लिव। यानी कि कौन सा सेंचुरी से जो है जॉफ्री चौसर बिलोंग किए थे। यानी कि यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को जानने के लिए ये बात है कि जॉफ्री चौसर के नाम से ही एज ऑफ चौसर पड़ा, क्योंकि ये जो उसी समय में क्या थे, चौसर जो थे उस टाइम के प्रोमिनेंट राइटर थे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं के नाम से एज ऑफ चौसर रखा गया। हालांकि एज ऑफ चौसर जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड का एक टाइम रहा है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के बाद हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो कौन से सेंचुरी में हुआ है, तो हमारा 14th सेंचुरी। ठीक है, 14th सेंचुरी इट मीन्स जॉफ्री चौसर का जो बोल सकते हैं कि जॉफ्री चौसर का डेट ऑफ बर्थ जो है 1340 एंड उनका लाइफ जो ख़त्म हुआ है 1400 में, उनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए 14th सेंचुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग चौसर लाइफ टाइम। यानी कि कौन सा जो है इवेंट्स जो है चारों में से जो चौसर के लाइफ टाइम तक चला है, उनके लाइफ मतलब उनके जो भी कंटेम्प्ररी थे उसी समय में हुआ है। तो फर्स्ट हमारा 100 ईयर वॉर्स, बिल्कुल 100 ईयर्स वॉर्स जो है वो उसी टाइम पीरियड में रहा है, जो कि 116 ईयर चला है, याद रखिएगा। और कब से कब तक हुआ है 100 ईयर वॉर्स, तो हमारा 1337 से लेकर के और 53 तक हुआ है। ठीक है, 53 तक याद रखिएगा। फिर है हमारा ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ कब हुआ है, तो 1348 से 49 तक हमारा ब्लैक डेथ रहा है, 1348 से 49 तक। ठीक है, 49 तक। फिर है हमारा पीजेंट रिवॉल्ट। पीजेंट रिवॉल्ट हमारा 1381 में हुआ है। इस सब डेट को आप याद रखिएगा, हमारे थ्योरिकल पार्ट में इसको करवाया गया है। या फिर ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि जॉफ्री चौसर के ही टाइम पीरियड में जो है तो 100 ईयर वॉर क्यों हुआ, तो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में हुआ, क्योंकि इंग्लैंड पे जो है फ्रांस का कॉलोनी था, इसीलिए इसी वॉर से जो है वहाँ पे फ्रांस का और भी ज़्यादा दबदबा बन गया। ब्लैक डेथ है जो कि हमारा है, इसमें क्या हुआ था, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण 1/3 वहाँ का पॉपुलेशन खत्म हो गया। थर्ड हमारा पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ, तो 100 ईयर वॉर्स के कारण वहाँ का बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया था, जिससे वहाँ के किसान लोग जो है विद्रोह कर दिया, और इसे पीजेंट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ का जो हाई लेवल का जो सोसाइटी थे, यानी कि किंग्स और जो क्लर्जीमैन थे, वे इनके ऊपर क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, इसीलिए पीजेंट रिवोल्ट हुआ। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि ये सभी घटना जो है कब हुआ है, तो ये जब चौसर में हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द 100 ईयर्स वॉर वॉज फाउट बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो कौन कौन कंट्री में हुआ, तो इंग्लैंड फ्रांस में हुआ। ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में हुआ। ठीक, चलिए, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्राइमरी काउज ऑफ द ब्लैक डेथ, अ डिवास्टेटिंग प्लेग दैट स्वेप्ट थ्रू यूरोप इन 14th सेंचुरी। तो क्या था उसका रीजन ब्लैक डेथ का, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी था जिसमें 1/3 पॉपुलेशन वहाँ का खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381 वाज प्राइमरीली अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे पीजेंट, तो हाई टैक्सेशन। ठीक है, हाई टैक्सेशन पे वहाँ पे जो किसान थे उसका विरोध कर रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ मेजर मास्टरपीस बाय जॉफ्री चौसर। तो जॉफ्री चौसर का जो है कौन सा वर्क जो है मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है, तो
द कंटेम्परेरी टेल्स जो है एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसमें किसके बारे में बताया गया है, तो संत थॉमस बैकेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, संत थॉमस बैकेट के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे है, इन द कंटेम्परेरी टेल्स द पिलग्रिम्स गैदर टू ट्रेवल टू द श्रीन ऑफ विच सेंट, यानी कि कौन से, जो इसमें कंटेम्परेरी टेल्स में बताया गया है कि लोग पिलग्रिम्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है और जा रहे हैं किसके लिए, तो कौन सा सेंट के लिए, तो सेंट थॉमस बैकेट, जो भी हमने देखा इसी की याद में जो है जॉफरी चौसर ने इस वर्क को लिखा है। तो सेंट थॉमस बैकेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोलॉग टू द कंटेम्परेरी टेल्स प्रोवाइड अ विविड पोर्ट्रेट ऑफ, तो क्या दिखाता है विविड पोर्ट्रेट, मतलब क्या, मतलब द कंटेम्परेरी टेल्स जो है वो क्या हम लोगों को विविध रूप से दिखाता है, तो इंग्लिश सोसाइटी इन द 14th सेंचुरी, द लाइफ ऑफ द मिडिएबल पिलग्रिम्स, द जर्नी ऑफ कंटेम्परेरी, द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द टाइम। तो क्या दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश सोसाइटी इन द 14th सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द कंटेम्परेरी टेल्स इज अ रिलीजियस फिगर, तो कौन सा इसमें जो है, कौन सा फिगर जो है वो रिलीजियस फिगर के रूप में इस स्टोरी में दिखाया गया है, तो द पार्टनर जो था, एक वहाँ पे पार्टनर एक कैरेक्टर है जिसको रिलीजियस फिगर के रूप में वहाँ दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन द कंटेम्परेरी टेल्स, तो बोला है कि वाइफ ऑफ बाथ एक वहाँ कैरेक्टर है, तो किसका मतलब उस साइन है कंटेम्परेरी टेल्स में, तो द सिंबल ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, सिंबल ऑफ रिलीजियस फिगर, सी इज अ विलन, सी इज अ माइनर कैरेक्टर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी इज अ सिंबल ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट। तो जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो क्या थी, फीमेल एम्पावरमेंट को वहाँ शो कर रही थी। ठीक है, उसका सिंबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, तो जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था वो किससे जुड़ा हुआ था, रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन से, नॉर्मन इन्वेशन ऑफ 1066 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, उसी का यहाँ बात हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो कौन सा जो है चारों में से, ऑप्शन में से मिडिल इंग्लिश का सिग्निफिकेंट फीचर है। ठीक है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, द डोमिनेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, द ब्लेंडिंग ऑफ फ्रेंच एंड ओल्ड इंग्लिश, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी जो है, तो उस समय का जो फीचर था उसमें लिटरेचर का, तो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश का मिक्सचर था, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय जो है फ्रांस का शासन था, तो फ्रांस का लैंग्वेज वहाँ फ्रेंच था और ओल्ड इंग्लिश पहले से वहाँ चल रहा था, तो दोनों का मिक्सचर वहाँ पे पाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहा गया है, फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो जॉफरी चौसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंटेम्परेरी टेल्स वर रिटेन बाय, तो जॉफरी चौसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा चलिए 15 है, द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द, यानी कि जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट है, तो एगिनकोर्ट किसके जगह पे आया, तो 100 वॉर्स की जगह। ठीक है, 100 ईयर वॉर्स के स्थान पर जो है एगिनकोर्ट का जो बैटल है वो स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट है, द ब्लैक डेथ वाज अ पैंडेमिक दैट इफेक्टेड यूरोप इन, कब आया, तो जो ब्लैक डेथ था वो कब आया, तो 1348 से 1349 के बीच में रहा, तो कौन सा सेंचुरी हमारा हो जाएगा, तो 14th सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा कि जितना भी यहाँ क्या रहेगा ईयर, जो जिस भी ईयर रहेगा उससे एक बढ़ के हमारा सेंचुरी होता है, जैसे 1348 है तो 13 है ना, तो यहाँ 14 सेंचुरी हो जाएगा। अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो यहाँ 2000 है ना, तो 2000 के बाद क्या होगा, 2100 होगा, तो 2100 हमारा क्या होगा, सेंचुरी चल रहा है, यानी कि 31st सेंचुरी में अभी हम लोग लिव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 सेंचुरी हमारा राइट आंसर होगा। 17 है, द लोलार्ड वर फॉलोअर्स ऑफ, तो लोलार्ड मूवमेंट चला था, हम लोगों ने कल देखा था कि जो लोलार्ड मूवमेंट था किसके द्वारा चलाया गया, तो जॉन वाइक्लिफ के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, जॉन वाइक्लिफ के द्वारा चलाया गया। और ये किस लिए चलाया गया, तो लोलार्ड एक ग्रुप था जिसको लोलार्ड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो वाइक्लिफ था ना वो बाइबल को क्या कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था। ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा था
किसके लिए? तो कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि जो बाइबल का लैंग्वेज होता था वो कॉमनर्स के लिए नहीं होता था, वो सिर्फ अपर क्लास के लोग जो थे वही पढ़ सकते थे जो पढ़े लिखे थे। लेकिन पीजेंट लोग जो थे, यानी कि मिडिल लोअर क्लास के लोग, किसान सब, वो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते थे। इसीलिए जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया कि बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम किया। और ऐसा हुआ कि उस समय पे जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने अपने हाथ से, यानी कि हैंड रिटेन नोट्स बना करके बाइबल को ट्रांसलेट किया और उसको सभी के सामने रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जॉन वाइक्लिफ का डेथ हो गया, जिस कारण उसका उनका काम जो है अधूरा रह गया। तो इसी समय लोलार्ड मूवमेंट चलाया गया था, किसके द्वारा? तो जॉन वाइक्लिफ के द्वारा। तो इसीलिए उनको फॉलोअर्स को क्या बोला गया? तो लोलार्ड्स कहा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381 वाज प्राइमरीली अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पे पीजेंट रिवोल्ट में? तो हाई टैक्सेशन के अगेंस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 होगा, द 100 Years वॉर वाज फाउट बिटवीन। किससे किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड फ्रांस। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड बाय। तो इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया गया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, विलियम कैक्सटन के द्वारा। ठीक है, तो विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा गया है? जॉफ्री चौसर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ चौसर वर्क डू वी फाइंड द फेमस कंट्रीब्यूटरी टेल्स। तो मतलब किस वर्क में कंट्रीब्यूटरी टेल्स को हम लोग देखते हैं? तो द कंट्रीब्यूटरी टेल्स जो हमारा बुक है उसमें। ठीक है, चलिए 23 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन चौसर वर्क्स। जो चौसर वर्क्स के में कौन सा लैंग्वेज को यूज किया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज का यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 है, जॉन वाइक्लिफ वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द रिलीजियस मूवमेंट। तो जॉन वाइक्लिफ कौन सा रिलीजियस मूवमेंट में, यानी धार्मिक युद्ध में वो शामिल थे मूवमेंट में? तो कौन सा होगा? लोलार्ड मूवमेंट, अभी हम लोगों ने बताया। 25 है, व्हाट वाज वाइक्लिफ्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर में? हिज पोइट्री, हिज प्रोज ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल, हिज हिस्टोरिकल वर्क्स, या हिज प्लेज। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिज प्रोज ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल। ठीक है, चलिए 26 है हमारा, जॉन गोवर इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क। जॉन गोवर जो है उनका बेस्ट वर्क कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, कॉन्फेसियो एमेंटिस, हमारा इनका सबसे बोल सकते हैं कि मास्टरपीस वर्क माना जाता है। यहाँ कंटेम्पररी टेल्स है, कंटेम्पररी टेल्स कौन लिखा है? तो चौसर लिखा है। ठीक है, चौसर। फिर हमारा पियर्स द प्लोमैन, तो कौन लिखा है? तो लैंगलैंड ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, लैंगलैंड। ठीक है, चलिए ट्रेवलर्स एंड क्रेसिडा जो है ये भी हमारा चौसर ने लिखा है। चलिए तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ गोवर्स कॉन्फेसियो एमेंटिस। कॉन्फेसियो एमेंटिस का मेन थीम क्या होता था? तो क्या होता था? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 28 है, विलियम लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन इज अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ। क्या था? तो प्लोमैन जो था, प्लोमैन, पियर्स ऑफ प्लोमैन जो लैंगलैंड का वर्क था वो क्या था? कौन सा वर्क था वो? तो एलेग्री था। ठीक है, एलेग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 है, व्हाट इज द सेंट्रल फिगर इन पियर्स द प्लोमैन। सेंट्रल फिगर क्या था उसका? तो पियर्स प्लोमैन था, द कंटेम्पररी पिलग्रिम्स था, ट्रोइलस था, या क्रेसिडा था। तो ऑप्शन नंबर ए पियर्स प्लोमैन जो था उसका मेन फिगर होता था। ठीक है, लैंगलैंड्स वर्क्स इज नोन फॉर हिज क्रिटिक ऑफ। तो लैंगलैंड्स का जो वर्क हुआ करता था वो क्रिटिक्स लोग जो है उसको क्या मतलब किस रूप से जानते थे? द चर्च, द एरिस्टोक्रेसी, द पीजेंट्री, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स। तो क्या कंटेम्पररी टेल्स का जो है क्या उसका सिग्निफिकेंस था? तो उसके बारे में पूछा है। तो यह है हमारा, इट इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर एंड देयर बैकग्राउंड्स, इट सेट्स द ओवरऑल थीम ऑफ द वर्क, इट प्रोवाइड अ रिलीजियस कमेंटेटरी, या ऑल ऑफ द एबव। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो क्या दिखा रहा था? तो हमारा क्या होगा? इट प्रोवाइड द रिलीजियस कमेंटेटरी, हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 32 है हमारा, हु इज द नरेटर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स।
तो जो कैंटरबरी टेल्स है उसका नरेटर कौन था? तो चौसर हिमसेल्फ। चौसर जो था खुद उस स्टोरी को बता रहा था, कुछ उसका नरेट कर रहा था। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द कंटेम्परेरी टेल्स? तो जो है बोला है कि जो कंटेम्परेरी टेल्स है उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस, यानी कि क्या उसमें जैसे हिंदी में होता है ना, कौन सा अलंकार, कौन सा छंद यूज किया गया है, तो वही यहाँ पूछ रहा है कौन सा लिटरेरी टर्म्स जो है डिवाइस वहाँ पे यूज किया गया है। तो सटायर जो है वहाँ पे यूज किया गया है, व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 34 है, Why did Wycliffe's teaching lead to conflict with the church? तो जो वाइक्लिफ है वह मतलब कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है चर्च के साथ। तो ही एडवोकेट फॉर द सुपरमेशी ऑफ द बाइबल ओवर द पोप, द ही क्रिटिसाइज्ड द चर्च वेल्थ एंड पावर, ही प्रमोटेड अ रेडिकल फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वाइक्लिफ्स लोलार्ड मूवमेंट? यानी कि वाइक्लिफ का जो लोलार्ड मूवमेंट था उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इट लेड द रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, इट हैड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, नहीं, इट इज क्विकली सरप्राइज, नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो है इंग्लैंड में रिलीजियस रिफॉर्मेशन बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, चलिए 36 है हमारा, इन व्हाट लैंग्वेज इन कन्फेसियो एमेंटिस रिटेन? तो जो कन्फेसियो एमेंटिस है वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये हमारा लिखा गया है लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए चलिए 37 है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फेसियो एमेंटिस? कन्फेसियो एमेंटिस जो है जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ठीक है, जॉन गोवर के द्वारा। तो ये क्या है? तो अ सीरीज ऑफ पोएम्स है। ठीक है, पोएम का एक सीरीज है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड ऑफ फॉक इन पियर्स द प्लोमैन? यानी कि पियर्स द प्लोमैन में जो है फील्ड ऑफ फॉक का जो सिग्निफिकेंस है, उसका मतलब मीनिंग है क्या है? तो इट रिप्रेजेंट्स द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड, इट सिंबल द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि यह दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो सामाजिक और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज लैंगलैंड यूज ह्यूमर इन पियर्स द प्लोमैन? तो पियर्स द प्लोमैन है लैंगलैंड के द्वारा, उसमें कौन सा मतलब ह्यूमर का यूज किया गया है? टू क्रिटिसाइज द चर्च, नहीं, टू सटायर सोशल एंड पॉलिटिकल इशू, टू मेक द वर्क मोर एसेसिबल, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 है, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ पियर्स द प्लोमैन? तो पियर्स द प्लोमैन का जो ओवरऑल मैसेज है हम लोगों को क्या दे रहा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड पावर, द नीड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा कि उसमें जो है सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को वहाँ पे शो कर रहा है। चलिए चलिए 41 है, हाउ डज चौसर यूज ह्यूमर टू क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज इन द कंटेम्प्रेरी टेल्स? तो सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज को चौसर जो है किस प्रकार से यहाँ दिखाया है? तो थ्रू द कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज एंड एक्शंस। तो बिल्कुल सही, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके पर्सनैलिटी को और एक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। बाय सैटराइजिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिसेस। तो बिल्कुल सही। बाय कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। तो इसमें डिफरेंट सोशल क्लास को भी दिखाया गया है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ टेल? यानी कि वाइफ ऑफ बाथ जो है उसमें उसको क्या शो कर रहा है किसमें? कंटेम्प्रेरी टेल्स में। तो इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ जेंडर एंड रोल्स एंड सेक्सुअलिटी, नहीं, इट क्रिटिक द चर्च टीचिंग ऑन मैरिज, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 है, हाउ डिड वाइक्लिफ translations of the Bible contribute to the spread of literacy and religious knowledge? तो किस प्रकार से जो है वाइक्लिफ जो बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, तो किस प्रकार से वो जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे लिटरेसी रिलीजियस को स्प्रेड करने में, फैलाने में? तो बाय मेकिंग द बाइबल एसेसिबल टू द वाइडर ऑडियंस। तो बिल्कुल सही। बाय चैलेंजिंग द चर्च अथॉरिटी, राइट।
बाय प्रमोटिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। उन्होंने क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट करने का प्रयास किया और चर्च अथॉरिटी को चैलेंज दे रहे थे कि चर्च अथॉरिटी का मानना था कि वे क्या है, भगवान से बहुत अच्छा उनका संबंध है और जो गरीब परिवार है उनका भगवान से संबंध नहीं बन सकता। तो इसीलिए उनको चैलेंज कर रहे थे, स्क्रिप्चर को भी वो क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। चलिए 44 है, What were the consequences of Wycliffe's लोलार्ड मूवमेंट फॉर इंग्लैंड? तो वाइक्लिफ का जो लोलार्ड मूवमेंट था उसका क्या कॉन्सिक्वेंस था? तो इट लेड टू इंक्रीज रिलीजियस डिवीजन, बिल्कुल सही। इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड इंग्लिश नेशनलिज्म, बिल्कुल राइट है हमारा। चलिए सी है हमारा, इट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, बिल्कुल सही। और ऑल ऑफ द एबव यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 है, How does Gower use allegory in Confessio Amantis to convey moral and spiritual लेसन? तो कैसे कन्वे कर रहा है? कन्फेसियो अमेंटिस में एक हमारा क्या था, एक पोएम का सीरीज था, सीरीज ऑफ पोएम था। तो बाय रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एज कैरेक्टर, बिल्कुल सही, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दे रहा है कैरेक्टर के बारे में इस पोएम में। बाय यूजिंग सिम्बॉलिक एंड कन्वे डीपर मीनिंग, तो सिम्बोलिज्म का इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, जिसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। बाय टेलिंग स्टोरी दैट हैव हिडन मीनिंग, और ऐसा स्टोरी को बताने का यहाँ प्रयास कर रहा है जिसका कुछ हिडन मीनिंग होता है, छुपा हुआ मतलब होता है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 है, हाउ डज लैंगलैंड यूज ड्रीम्स एंड विजन इन पियर्स द प्लॉमैन टू एक्सप्लोर रिलीजियस एंड सोशल थीम? तो जो लैंगलैंड है जिनका वर्क है पियर्स द प्लोमैन, उसमें किस प्रकार से वे है रिलीजियस सोशल थीम्स को रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं। टू रिप्रेजेंट द सबकॉन्शियस माइंड, या टू कन्वे स्पिरिचुअल ट्रूथ, टू क्रिटिसाइज सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, या फिर ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर होगा कि वे जो है सबकॉन्शियस माइंड को भी शो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रूथ को भी शो कर रहा है ये वर्क, और पॉलिटिकल एंड सोशल इनजस्टिस को भी शो कर रहा है, ठीक है। चलिए 47 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगर ऑफ लेडी मीड इन पियर्स प्लोमैन? तो लेडी मीड है पियर्स प्लोमैन में एक कैरेक्टर, तो वो क्या उसका फिगर जो है शो कर रहा है समाज के लिए? तो शो कर रहा है उनका क्या, तो देखिए सी रिप्रेजेंट द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड वेल्थ। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो कैरेक्टर है वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है करप्टिंग इन्फ्लुएंस को और मनी एंड वेल्थ को, ठीक है। चलिए आज का लास्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑल्सो नोन एज। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हम लोगों ने देखा था 1066 में हुआ था, है ना, जिसमें फ्रांस क्या हुआ, जीत गया। फ्रांस का उस समय कौन था, मतलब किंग जो युद्ध कर रहा था, तो कौन था, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, ठीक है, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारा लॉन्ग इसका कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो विलियम नॉर्मैंडी ने हैरोल्ड को हराया था, ठीक है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट उसी समय से वहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से वहाँ नॉर्मन का वहाँ शासन चला, यानी कि फ्रांस का शासन चला। तो इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो वार ऑफ रोजेस, बिल्कुल नहीं, 100 ईयर वार नहीं, तो इसको जाना जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा मेंशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ हेस्टिंग जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों का 48 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिवाइज किए और देखें कि इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।